आज बैलेंस शीट पर फिर हम बात करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि जो बैलेंस शीट बनाते हैं प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में, बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं उनको क्लास में डिवाइड कर सकता है, उनके नेचर के हिसाब से ग्रुपिंग किया जा सकता है और ग्रुपिंग नहीं भी कह सकता। कोई लीगल कोई कंपल्सन नहीं है, कानून ने कोई ऐसा कंपल्सरी बात नहीं कह रखी है, बस एक सजाने की बात है। जो एक जैसे नेचर वाले हैं उनको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं बैलेंस शीट में, और उनको हम लिक्विडिटी के ऑर्डर में लिख सकते हैं या परफॉर्मेंस के ऑर्डर में लिख सकते हैं। आज हम लोग एक एग्जांपल लेकर के बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अगर किसी बिजनेस इंटरप्राइज का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हो और बैलेंस शीट बनाना हो, तो इससे पहले हमें ट्रायल बैलेंस अगर मिल जाए तो काफ़ी हेल्प, काफ़ी सहायता हो जाएगी। तो चलिए हम लेकर चलते हैं कि एक बैलेंस शीट बनाने के लिए, ट्रेडिंग बनाने के लिए, पीएल बनाने के लिए हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस है। ये ट्रायल बैलेंस कैसे ही है, ड्राफ्ट किया हुआ है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/2021 ऑफ मेसर्स IBA ट्रेडिंग। दिस इज द नेम ऑफ फर्म, दिस इज द नेम ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, और ये किसी इस खास डेट पर, लास्ट डेट पर इसके ट्रायल बैलेंस दिए हुए हैं। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस में लेजर के बैलेंसेस को लिखते हैं, या तो DR बैलेंस होगा या फिर कुछ CR बैलेंस होगा, और दोनों का टोटल, ट्रायल के DR बैलेंस का टोटल और ट्रायल के CR बैलेंस के टोटल जरूर आपस में बराबर होना चाहिए, जो ऑलरेडी बराबर है। अब हमें काम करना है कि इस ट्रायल बैलेंस की सहायता से, इस ट्रायल बैलेंस में जो भी हमें डेटा मिले हैं, इस डेटा को लेकर फाइनल अकाउंट बनाना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फाइनल अकाउंट में पहला पार्ट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, दूसरा पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और तीसरा पार्ट बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे कि जो इसमें आइटम्स दिए गए हैं किस तरह हम यहाँ से पिकअप करेंगे, और कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा और किस साइड जाएगा, कौन सा आइटम PL में जाएगा और किस साइड जाएगा, और कौन सा आइटम इसमें का बैलेंस शीट में जाएगा और किस साइड में जाएगा। तो दोस्तों ये आइटम को देखना है और डिसाइड करना है कि हम कहाँ लेकर जाएं। पूरे आइटम इसमें मिक्स हैं। और हाँ, एक बात और बता दे, थोड़ा सा ये ट्रायल बैलेंस लंबा हो गया है, तो लंबा हो तो जगह कम है, इसलिए इसका जो डेबिट साइड के आइटम से थोड़ा ज़्यादा है, तो उस डेबिट साइड के जितना एक्स्ट्रा आइटम है थोड़ा हमने इसको यहाँ दिखला दिया है। यानी ये जो टोटल आया है 23,000, ये डेबिट साइड के टोटल है, और यहाँ थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। और क्रेडिट साइड का आइटम इतना ही में हो गया, तो यहाँ पर उसका टोटल दिखा दिया 23,000। बस ये मान के चलिए कि ये ट्रायल बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा होने से थोड़ा कट कर यहाँ आ गया है। और ये बाहर बात लिखी गई है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है। पहले हमने कई वीडियो में बात करी है कि इफ़ एनी आइटम गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, देन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ट्वाइस करना पड़ेगा, यानी 2 बार करना होगा। तो ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक अक्सर बाहर होता है, कभी कभार ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने आइटम्स होते हैं उनको एक बार ही लिखना है, चाहे जहाँ लिखो। वो सारे आइटम की जगह मुकम्मल है, चाहे ट्रेडिंग में जाए या PL में जाए या फिर बैलेंस शीट में जाए, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बनाते हैं फाइनल अकाउंट का पहला पार्ट, जिसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और PL अकाउंट एक ही प्रोफार्मा में बनाया जा सकता है, और हम लोग बनाते हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए, जो जगह हमारे पास है इस जगह का हम यूज़ कर लेते हैं और दोनों एक साथ बना लेते हैं। हम यहाँ से एक लकीर खींचते हैं और इस लकीर को हम यहाँ सेंटर से डिवाइड कर देते हैं, और हम ट्राई करेंगे कि दोनों इसी में बनाए। तो हमको हेडिंग डालना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट और PL अकाउंट को। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब पीरियड लिखने जरूरी पड़ेगा, नीचे लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग या एंडेड। इससे पता लगता है कि किस वर्ष के समाप्ति पर आप ये फाइनल अकाउंट बना रहे हो। तो हमें यहाँ नीचे बढ़ने का फॉर द ईयर एंडेड
लिखा हुआ 31/3/2021, 31 मार्च 2021। तो दिस इज द एंडिंग ऑफ ईयर, और उसी एंडिंग ईयर के लिए हम लोग बना रहे हैं फाइनल अकाउंट। तो दो पार्ट, अब ये हो गया लेफ्ट साइड हो गया डियर साइड, और ये राइट साइड हो गया हमारा सीयर साइड। तो ऐसे ही हम इसको खींच दे रहे हैं, बिना लिखे, इधर डेबिट नहीं लिखे हैं लेकिन ऑटो एज्यूम्ड है, और इधर हमने क्रेडिट नहीं लिखा है, अभी ऑटो एज्यूम्ड है कि ये क्रेडिट साइड है। सबसे चालाकी क्या है कि हम लोग ट्रायल बैलेंस को देखेंगे और उस आइटम का सिलेक्शन करेंगे जो ट्रेडिंग में आए। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं कि कौन कौन सा आइटम आएगा और किस साइड में आएगा। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि इसके डेबिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, अगर होगा तो चेक करते हैं, कहीं तो ऊपर नीचे बीच में कहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसे हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर ही है, और जैसे हमने इस फिगर के लिए यहाँ पर टिक कर देते हैं कि मतलब इसको हमने ले लिया है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रेडिंग में लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और ये फिगर हमारा दिया हुआ है 400, और हमने इसे कट कर दिया ताकि दोबारा कोई मिस्टेक ना हमसे हो जाए। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ एक आता है फिगर, सबसे पहले हम लोग सेल्स की तलाश करते हैं, और सेल्स होगा तो उसमें से सेल्स रिटर्न भी माइनस करते हैं। फिलहाल हमने ऐसे ही रख दिया, हो सकता है कि रिटर्न हो नहीं भी हो। और यहाँ जो एक आइटम आता है, तो यहाँ बिना परचेज का काम तो होगा नहीं, तो परचेज हो सकता है और उसमें से परचेज रिटर्न भी हो सकता है। क्योंकि दूसरा नंबर आइटम है डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का पहला नंबर आइटम सेल्स होगा, दो नंबर जो माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, बट प्रैक्टिकली तो होता ही रहता है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग उसको नोट करेंगे। चलिए पहले उसके बारे में सोचते हैं। तो एक मिल गया दूसरा परचेज 2700, तो परचेज हमने इनर कॉलम में लिख दिया 2700, और इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, मतलब ये ले लिया है, बाई मिस्टेक हमको दोबारा ना ले लें। यहाँ लिखा है परचेज रिटर्न्स 200 रुपया, तो ये भी लाइन यहाँ पर हमने लिखा है 200 रुपया, ऑलरेडी है, अंदर करना। अब आप जानते हो कि 2700 में से 200 माइनस करोगे, 2700 माइनस 200 इज इक्वल टू 2500। हम यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 2500, और ये फिगर हमने ले लिया है, कट कर देते हैं। अब देखते हैं कि सेल्स लिखा हुआ है, सेल्स लिखा है तो सेल्स आता है सीआर साइड में, इनर कॉलम में हमने सेल्स को लिख दिया 10,000 सेल है यहाँ पर, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया कि ले लिया है। उसके नीचे लिखा हुआ सेल्स रिटर्न, जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करके नेट फिगर को आउटर कॉलम में लिखते हैं, तो ये हमारा सेल्स रिटर्न है 200। अब जैसे ही 10,000 माइनस 200 करेंगे तो बाहर निकल जाएगा 900 एंड 9,800। ये फिगर हमने नेट फिगर सेल का बाहर ले लिया है, और इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। ये फिगर लिए जा चुके हैं, दोबारा ना ले सकें। एक और फिगर आ गया वेजेस। जैसा हम जानते हैं कि वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन डियर साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो हेंस हम इसको उठा रहे हैं पर वेजेस को डेबिट साइड में लेके आ रहे हैं, और ये फिगर हमारा है 100 फिगर है, और इसको यहाँ से हमने कट कर दिया। नीचे देखते हैं लिखा हुआ है कैरेज ऑन परचेजेस, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, एनी एक्सपेंडिचर, एनी अमाउंट पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स is known as direct expense, and each and every direct expense will be recorded on DR side of trading account। तो ये हमारे कैरेज ऑन परचेज है 200, हमने यहाँ ले लिया, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको चूंकि हमने ले लिया, ऐसे कट कर देते हैं। नीचे लिखा है सैलरीज, सैलरी के बगल में नहीं लिखा है कि ये सैलरी फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए है या ऑफिस में काम करने वालों के लिए है,
जब ऐसे सिचुएशन आ जाए, इफ देयर इज नो एनी क्लियर कट इंडिकेशन गिवन इन द क्वेश्चन वेदर इट बिलोंग्स टू फैक्ट्री or belongs to office, then we have to decide or we have to assume that this salary is connected with the office employees, and hence each and every expense of office will be recorded in DR side of profit and loss account. तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि फैक्ट्री का है या ऑफिस का है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये जो सैलरी है ये ऑफिस का है, और ऑफिस का कोई भी खर्च है, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑफिस एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन डियर साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाद में सोचेंगे उस बारे में, अभी तो हम फाइनल कर रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे फाइनल करें। ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल इसलिए करना चाहते हैं कि उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल जाएगा और उसको हम ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फिलहाल उसको छोड़ देते हैं। कमीशन हम लेते भी हैं, कमीशन हम देते भी हैं, लेकिन यहाँ लेना और देने का कोई खास इंडिकेशन नहीं मिल रहा। अगर यहाँ लिखा होता कमीशन रिसीव्ड मतलब मिल गया, लिखा होता कमीशन पेड मैंने हमने दिया तो एक्सपेंस, ये वर्ड छुपा लिया गया है। देन हाउ कैन वी डिसाइड वेदर इट इज आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस? देन वी हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलम or on the basis of the balance of this ledger whether its balance is DR or CR. If the balance of DR, it means ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। अगर इसका बैलेंस क्या दे रखा है, अगर CR, तो ये हमारे लिए इनकम हो जाएगा। तो देखिए कॉलम में कहाँ लिखा हुआ, ये DR के कॉलम है, ये CR के कॉलम है, और ये CR के कॉलम में कमीशन लिखा हुआ है, इसलिए क्या है, ये इनकम है। हम लोग पहले से जानते हैं कि ऑल इनकम्स गेन्स क्रेडिट किया जाता है, तो उसका बैलेंस भी वही आएगा, क्रेडिट। तो चलिए इनकम साइड है, लेकिन ये आइटम कहाँ जाएगा, इनकम साइड है, तो दिस इज एन आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब बनाएंगे सोचेंगे फिर उसमें देखेंगे। तो फिलहाल इसको भी छोड़ते हैं। रेंट की भी वही कहानी है। रेंट कई बार हम लोग ऑफिस का भी देते हैं और अगर फैक्ट्री है तो उसका भी देते हैं, बट इन द गिवन क्वेश्चन देयर इज नो क्लियर कट इंडिकेशन कि ये रेंट किसका है। फैक्ट्री का हो सकता है, गोदाम का हो सकता है, या ऑफिस का हो सकता है, पता नहीं चल रहा। इन दिस सिचुएशन हम ये मान लेंगे कि ये जो रेंट एक्सपेंस है ये ऑफिस वाला है, और जब ऑफिस वाला मानेंगे तो सीधे कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसको हम थोड़ा बाद में बनाएंगे, इसलिए हम उसको बाद में लेकर चलेंगे। एक और वर्ड आ गया कैपिटल। हम जानते हैं कैपिटल इज एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे सोचेंगे। सन्डे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स जो हमारे हैं ये भी आइटम बैलेंस शीट के हैं, जब बनाएंगे सोचेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी एक बैलेंस शीट के आइटम है, जब बनाएंगे बैलेंस शीट सोचेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एक लायबिलिटी है, बैलेंस शीट का आइटम है, बनाएंगे तो सोचेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स, सीआर साइड ये लायबिलिटी है, और ये भी एक आइटम है किसका, बैलेंस शीट का आइटम है। इनकम टैक्स, हम जानते हैं कि प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर इनकम टैक्स है तो उसको हम लोग ड्राइंग मानते हैं, और जब ड्राइंग मानेंगे तो बैलेंस शीट में चलेंगे, हम लोग कैपिटल से माइनस करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस भी क्या है, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल एक्सपेंस है प्रोप्राइटर का, इसलिए ड्राइंग माना जाएगा, और जो ड्राइंग है वो बैलेंस शीट में काम उसका किया जाएगा। फायर इंश्योरेंस, ये फायर इंश्योरेंस हम अगेंस्ट अपने बिजनेस कराते हैं। माल का अगेंस्ट में हो सकता है, बिल्डिंग के अगेंस्ट में हो सकता है, मशीनरी के अगेंस्ट में हो सकता है, कि आग लगने के बाद जो लॉस होगा उसके भरपाई हो सके। एंड दिस इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू आवर बिजनेस। और ये कहाँ किसका है, फैक्ट्री का है, नहीं लिखा हुआ, क्योंकि फैक्ट्री की बिल्डिंग है, फैक्ट्री के मशीन प्लांट वगैरह हैं, तो उनके आग के लिए है, या ऑफिस में पड़े हैं उनके आगे नहीं लिखा हुआ। इट इज़ नॉट क्लियर। तो जब ये क्लियर नहीं है तो हम लोग ऑफिस का मान लेते हैं, और जब ऑफिस का मान लेते हैं तो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फिर ले चलेंगे उसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, उतार चढ़ाव होता है, जिसके चलते हमें नुकसान होता है। तो उस नुकसान को झेलने के लिए कई बार हम लोग फंड बना लेते हैं, और ये कोई भी फंड होता है वो बैलेंस शीट का आइटम होता है। तो जब बनाएंगे बैलेंस शीट चलेंगे उसमें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, हमने अपने धन को शेयर में लगा रखा है,
तो जब शेयर में लगा रखा है, हमें फ्यूचर में मिलने की आशा है, कम मिले या ज़्यादा मिले, तो भी क्या है, एसेट है। और जो एसेट है वो बैलेंस शीट का आइटम है। जब बैलेंस शीट बनाएंगे फिर चलेंगे उसमें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस शीट का आइटम है। जब बैलेंस शीट बनाएंगे चलेंगे फिर उसमें। इस प्रकार ये जितने आइटम्स हमें जहाँ तक दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब के सब बैलेंस शीट के आइटम है, गौर से देखना। तो जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ ले चलेंगे, अब चाहे एसेट साइड में जाएगा या फिर लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो हमें लगता है कि इस दिए गए जो डाटा हमारे पास हैं, इनके आधार पर ये ट्रेडिंग का काम हमारा पूरा हो चुका है। और जो बाहर हमें दिया है, जो बाहर दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो जो बाहर जब रहता है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको एक बार हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में लिखते हैं और दोबारा फिर उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं। हो सकता है कभी कभार कि एक क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है, बाई चांस हो सकता है। इन दैट केस, if closing stock is given under the trial balance or inside the trial balance, in that situation it will be recorded only in the balance sheet on the asset side. And if closing stock is given outside the trial balance, it means it will be recorded twice, first in the trading account and secondly in the balance sheet. तो ये बाहर दिया हुआ है, इसलिए हम इसको दो बार रिकॉर्ड करेंगे। एक बार करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में, तो यहाँ हम लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 1000। इस प्रकार जो भी आइटम है ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले, वो सारे आइटम लिए जा चुके हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट को हम फाइनल कर रहे हैं। इससे हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा या फिर ग्रॉस लॉस निकल जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो देख रहे हैं कि सीआर साइड का ये आइटम टोटल कर रहे हैं तो ज़्यादा लग रहा है। तो इस प्रकार ये 10,800 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,800। और उस 10,800 में से माइनस करते हैं, तो 10,800 में से माइनस करेंगे, 10,800 माइनस 400 माइनस 2500 माइनस 300, तो ये 7,600, 7,600 आ गया हमारा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 7,600। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सीआर साइड माइनस टोटल डीआर साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एंड दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड ऑन डीआर साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एज एन लास्ट आइटम। अब ये कंप्लीट हमारा हो चुका, आ गया। अब इस जीपी को, ग्रॉस प्रॉफिट को, नीचे वाला पोर्शन हमारा पीएल अकाउंट है, तो नीचे वाले पोर्शन में हम उस ग्रॉस प्रॉफिट को सीआर साइड में दिखलाएंगे। और यहाँ हमने लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट, ये ऊपर से ट्रांसफ़र होके आ रहा है, तो ये फिगर है 7,600। अब हम बात कर रहे हैं पीएल अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम इसमें कहाँ हैं, तलाश कर रहे हैं। इतनी हमारे पास समझदारी आनी चाहिए कि आइटम को पढ़िए और डिसाइड कीजिए कि किसका आइटम है, ट्रेडिंग का है, पीएल का है या बैलेंस शीट का है। तो नकलबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आइटम को पढ़कर डिसाइड करते हैं कि किसका है। जिसका आइटम होगा पीएल होगा, पीएल में जाएगा, बैलेंस शीट का होगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग का होगा, ट्रेडिंग में जाएगा। तो चलिए, जो कट चुका है वो तो कट गया, दोबारा उसको देखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सैलरी, सैलरी एक आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और ये एक्सपेंस है डेबिट साइड में। आगे यह हमने लिख दिया डेबिट साइड में, और ये फिगर हमारा है 400। अब चूंकि फिगर हमने ले लिया, सब कटिंग कर देते हैं। दूसरा का आइटम है कमीशन। ये कमीशन एक्सपेंस है या इनकम है, क्लियर लिखा नहीं, जैसे बताया हमने पहले, लेकिन इस साइड के चलते हम डिसाइड कर सकते हैं। ये सीआर साइड में है इसलिए इनकम है, तो सीआर साइड में है इनकम, इसलिए हम लोग इसको सीआर साइड में लेकर आएंगे। और ये फिगर है 1000, और यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। दूसरा है रेंट। रेंट भी एक आइटम है पीएल अकाउंट का, और चूँकि डेबिट बैलेंस है इसलिए एक्सपेंस है, तो लेकर के हम आते हैं डेबिट साइड में। और ये फिगर है 400, इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, ले चुके हैं। कैपिटल,
कैपिटल एक आइटम हम बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट तो इसका ढूंढ लिया क्या क्या है इसमें। फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस हमारे पीएल अकाउंट का एक एक्सपेंस है, डेबिट साइड में आ जाएगा। ये 1000 है और इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, मिस्टेक ना हो जाए। और जो बच गए आइटम, करीब करीब सारे आइटम हम देख रहे हैं, सारे आइटम जो बच चुके हैं सब बैलेंस शीट के आइटम। तो आज बैलेंस शीट के आइटम शायद इसलिए ज़्यादा है कि हम लोग आज जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो थोड़ा सा सारे एसेट्स के आइटम को क्लासीफाई करेंगे। हालांकि क्लासीफाई करना कंपल्सरी नहीं है, फिर भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे एसेट्स के और लायबिलिटीज़ के। तो पहले हम फाइनल करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम यहाँ पर समाप्त होता है। एक लाइन हमने ऊपर से छोड़ दिया है और देखते हैं दोनों साइड। अभी भी लग रहा है कि सीआर साइड ज़्यादा है, तो सीआर ज़्यादा है और डीआर कम है, तो आएगा नेट प्रॉफिट जोड़ने पर आ जाएगा ये 8600। हमने टोटलिंग कर दिया तो 8000 आ गया, तो निकलता है नेट प्रॉफिट। उसमें से माइनस कर देते हैं, ये कितना 1800 माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो नेट प्रॉफिट आया 6800 और उसको हम लोग लिखते हैं डीआर साइड में किस नाम से, नेट प्रॉफिट के नाम से, आएगा 6800। और इस प्रकार हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल सीआर साइड माइनस टोटल डीआर साइड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, and net profit is recorded on the DR side of profit and loss account। इसकी जो वाइस वर्सा है, जिसका जो विलोम है, विपरीत है, वो भी सही है। तो नेट लॉस में निकाल सकते थे अगर डीआर साइड ज़्यादा होता, तो कह सकते हैं कि टोटल डीआर साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस टोटल सीआर साइड इज इक्वल टू नेट लॉस। तो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, एट द सेम टाइम दोनों नहीं हो सकता है। तो हमने देखा कि निकल गया नेट प्रॉफिट। तो इस प्रकार हमारे इस बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट ईयर एंडिंग में पता लग चुका है, जिसका फिगर है अभी 6800। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरे पार्ट में। इसमें 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। 2 पार्ट कैसे मैं कह रहा हूँ कि एक पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक लास्ट पार्ट बच गया, वो कौन सा पार्ट है, लिस्ट ऑफ ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज, एंड दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम बनाएंगे इस पर, तो आप एक बार गौर से देखें। तो मैं बैक हो जाता हूँ और ये बैलेंस शीट का हम लोग काम करेंगे। तो इसको मिटा देना चाहते हैं और जो फिगर, जो आइटम हमारे पास बच गए हैं, जो लेना है, वो सब के सब आइटम क्या है, बैलेंस शीट के आइटम है। तो चलिए हम इसको ख़त्म करते हैं फिर। और अब बना रहे हैं हम लोग ये। तो फिलहाल सर नोट कर लेते हैं, कहीं मिस न कर जाए, चूँकि मिटाएंगे तभी मिट जाएगा। फिलहाल अपने लिए हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट का फिगर डाल दे रहे हैं, कितना 6800, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी बैलेंस शीट में। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग काम करेंगे बैलेंस शीट का काम करेंगे। और इस बैलेंस शीट में हम लोग जितने आइटम्स हैं उनको क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बैलेंस शीट के आइटम को क्लासीफाई नहीं भी किया जाए तब भी कोई ज़रूरत, दिक्कत नहीं है, कोई कानूनी, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अच्छा लगने के लिए, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में दिखलाने के लिए हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, डिफरेंट हेडिंग्स में ग्रुपिंग कर सकते हैं बैलेंस शीट के आइटम को और दिखला सकते हैं। अगर यही कॉरपोरेट या कंपनी के बैलेंस शीट बनाना होता तो उसमें तो लीगली कंपलसरी है कि जिस फॉर्मेट में दिया गया है शेड्यूल में, उस तरह बनाना पड़ेगा, दिखलाना पड़ेगा। तो चलिए, अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर वही कहानी, हम इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं, अलग बना रहे हैं, ट्रेडिंग और पीएल से हट के बना रहे हैं। और ऊपर सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, बैलेंस शीट। और ये चूँकि बैलेंस शीट फॉर ए पीरियड नहीं होता, ऑन ए पर्टिकुलर डेट होता, तो वो डेट लिखना पड़ेगा एज ऑन 31/3 इस डेट को।
अब असल में बैलेंस शीट, कई बार हम बोलते हैं कि बैलेंस शीट इज द लिस्ट ऑफ ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो लिस्ट ही तो बना रहा है। और एक साइड को कहते हैं लायबिलिटी साइड, जो अक्सर लेफ्ट वाले को कहा जाता है, और राइट वाले को हम लोग कहते हैं एसेट साइड। और ये साइड हमारा हो गया एसेट, ठीक है। और ये हमने अमाउंट के लिए कॉलम कर दिया, तो ऐसा है। ये थोड़ी जगह कम पड़ रही है, कोई बात नहीं, बात समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। ये बैलेंस शीट है और हम इस क्लासिफाई करेंगे। जब हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो परफॉर्मेंस के आधार पर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई एक साइड हम पूरा करते हैं। जब कोई एक साइड पूरा कर, चलो ले लेते हैं हम ये एसेट साइड पूरा करना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि पहले हम लोग क्या करें, फिक्स एसेट हेडिंग बना लें। फिक्स्ड एसेट टॉप में एक हेडिंग बना रहा है। ये हेडिंग बन गया। अब देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसे इसमें एसेट्स हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में जो फिक्स नेचर के हैं, यानी लंबे समय के लिए उसको बिजनेस में यूज़ करना है, लंबे समय तक उससे बेनिफिट लेने की हमारी इंटेंशन है। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में उसको कैश में कन्वर्जन करना है। तो लंबे समय यूज़ के लिए जो एसेट रखे गए हैं बिजनेस में, दे आर द पार्ट ऑफ आवर फिक्स्ड एसेट, लंबे समय के लिए। तो कोशिश करते हैं, एक हेडिंग हमने डाल दिया फिक्स एसेट। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, अगर गुडविल होगा तो खोजते हैं, सबसे पहले गुडविल को तलाश करते हैं। शायद गुडविल यहाँ पर है, देखिए। तो ये फिक्स एसेट में आता है, तो सबसे पहले हम इस हेडिंग में लिखते हैं गुडविल, और फिगर इसका दे रखा है 1000, और यहाँ से हम इसको उड़ा देते हैं, ले लिया। और भारी भरकम लैंड एंड बिल्डिंग में दिखाई पड़ रहा है, ये बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग फिगर ये भी है 1000 का, और इसको भी हम यहाँ से उड़ा देते हैं। प्लांट भी दिखाई पड़ रहा, और ये प्लांट हमारा है 4000 का, और इसको भी हमने उड़ा दिया। ये डेटर्स, ये हमारे फिक्स एसेट नहीं है, क्योंकि बड़ी जल्दीबाजी होती है कि हम इसको कितना जल्दी हो सके कैश में कन्वर्ट कर दें। डेटर्स वे लोग हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है, तो उधार माल बेचा है तो बेचैनी तो हमारी होती है कि जितना जल्दी हो कैश ले लो, यानी कि कैश में कन्वर्जन इसका हो जाए। इसलिए हमारे फिक्स में नहीं आएंगे, ये सब कोई फिक्स में नहीं आने वाला है। प्रीपेड एक्सपेंस है, एडवांस पे कर दिया है तो जल्दी जल्दी लेना चाहते हैं उसका फ़ायदा। ये कैश इन हैंड है, तो ऑलरेडी कैश है, सबका मेजरमेंट हम लोग कैश से ही करते हैं। ये कैश एट बैंक है, जल्दी एकदम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और कौन आइटम है देखते हैं इधर। एसेट, पहले मैं एसेट साइड काम कर रहा हूँ, तो एसेट साइड इनकम टैक्स तो है नहीं, एसेट लाइफ इंश्योरेंस ये भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये जो हम लोग शेयर में लगाते हैं इन्वेस्टमेंट, थोड़ा ये लंबे समय के लिए होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक अलग बना देंगे। अगर इन्वेस्टमेंट का हेडिंग हम अलग नहीं बना सकते हैं तो उसको डाल सकते थे फिक्स एसेट में जो लंबे समय वाले हैं, लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट तो हम अलग हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो फिलहाल छोड़ दें। शॉर्ट टर्म भी अलग है, बस हो गया। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अनुसार ये मात्र 3 आइटम है जो फिक्स एसेट के रूप में है। चलिए अब इसके बाद हम बना रहे हैं एक और हेडिंग, हम डाल सकते हैं करंट एसेट का डाल सकते हैं, या इसे इन्वेस्टमेंट का डाल सकते हैं। चलिए हम लोग डालते हैं करंट एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। तो इसको लंबा कर लेते हैं, हम डालें इन्वेस्टमेंट का, एक हेडिंग बना रहे हैं। ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो चलिए इन्वेस्टमेंट हेडिंग के नीचे इन्वेस्टमेंट ही लिखेंगे और नाम रख देंगे शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। तो शायद इसमें है, एक तो यहाँ पर लिखा है जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, ये लंबे समय के लिए होता है, तो कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप दिखला सकते हैं कि शेयर में है, ये किस में है, तो शेयर्स में है। थोड़ी जगह कम है इसमें, वरना लाइन पूरी लिखी जाती। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शेयर में कितना फिगर है, 2000 का है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2000 और इस फिगर को हम यहाँ से उड़ा देते हैं, ये भी चला गया। और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास, तो इन्वेस्टमेंट हेडिंग के नीचे इसको लेके चलते हैं और नाम लिख देते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कितना फिगर है, 1000 फिगर है। हाँ, इसमें कह सकते हैं जब हमने हेडिंग दिया है, इन्वेस्टमेंट का, तो हेडिंग जब हो गया इन्वेस्टमेंट का, तो उसके नीचे सिर्फ हम लोग चाहें तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इतना वर्ड लिख कर हम लोग काम चला सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट वर्ड ऊपर आ चुका है। तो जब ऊपर इन्वेस्टमेंट वर्ड आ चुका है तो नीचे लॉन्ग टर्म मिल गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, और शॉर्ट टर्म लिख कर छोड़ देंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो जैसी मर्जी से कर सकते हैं। हाँ, किस में इन्वेस्टमेंट है आप चाहे तो कर सकते हैं। ये अगर हम चाहे यहाँ से इसको मिटा सकते हैं, और इस प्रकार क्या पढ़ा जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट मिला कर पढ़ा जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या है, तो लॉन्ग टर्म है। किस में है ये, अब तो शेयर्स में। अब नीचे क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। ये नहीं पता है किस चीज़ में इन्वेस्ट किया है 1000, बट शॉर्ट टर्म है, इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट हेडिंग के नीचे आ गया। और इसको भी हमने यहाँ से कट कर दिया, ये भी चला गया। एक लाइन से पढ़ लेते हैं, शायद कुछ गड़बड़ तो ना, कैपिटल नहीं आएगा इधर, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स ये भी नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं आएगा, ये भी हो जाएगा उधर। ओके, इन्वेस्टमेंट ये भी उस साइड का है। एसेट साइड का आइटम देखते हैं, ये आ गया डेटर्स। अब एक और हेडिंग बना रहे हैं हमारे करंट एसेट के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं करंट एसेट किसको कहते हैं, ऐसे एसेट जिनको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करना जरूरी है या जल्दीबाजी है। वी आर इन हरी टू कन्वर्ट इट इनटू कैश विद इन अ ईयर। ऐसे संपत्तियां व्यापार के जिनको हमें बेचैनी सी है, जल्दीबाजी है, कितना जल्दी हो सके इनको कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो हमारे लिए करंट एसेट है। और जो टाइम मेजरमेंट रखा गया वो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर का मेजरमेंट इसका है। तो कौन ऐसा आदमी है जो उधार माल बेचा हो, उसके पास डेटर्स हो, तो बेचैन नहीं है कैसे ले लें, इसलिए करंट एसेट में आ जाएंगे। इसलिए हम एक और हेडिंग बना रहे हैं, करंट एसेट्स। हमने अंडरलाइन इसलिए कर दिया ताकि दिखाई पड़े कि करंट एसेट का एक हेडिंग बना है, और देखते हैं कौन कौन सा करंट एसेट का आइटम है, इस हेडिंग के नीचे उसको नोट करेंगे। तो एक मिस्टेक हो गया, कॉपीराइट भी फिक्स है, देखो यहाँ छुटा हुआ, ये कॉपीराइट हम इसको फिक्स वाले में एडजस्ट कर देना चाहते हैं। तो चलिए कॉपीराइट हमें यहाँ लगाते हैं। कॉपीराइट एसेट है हमारे लिए फिक्स है, तो कॉपीराइट भी हमने ले लिया 2000 का। ठीक है, अब आते हैं करंट वाले में। डेटर्स हमारे 3000 यहाँ आ गया डेटर्स। इसको कट कर देते हैं कि हो गया ये। प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी हमारा करंट है। किसी को एडवांस दे दिया है तो जल्दीबाजी हमको है, या तो उसके बदले में सेवा दे दो या फिर मेरा पैसा वापस कर दो, इसलिए करंट एसेट्स है। ये लिख दिया हमने प्रीपेड एक्सपेंस, और ये फिगर हमारा है 600 का। इसको उड़ा दिए यहाँ से। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। और ये एसेट है जानते हैं, तो ये हमारा हो गया बैंक बैलेंस, हम लोग लिख सकते हैं। ये आ गया है कितना, 1000 का। और लास्ट में हम लिखते हैं कैश इन हैंड, तो अंतिम में हम लेके आ गए। अच्छा, एक और फिगर था,
ओ अच्छा कर लेते हैं। कैश इन हैंड हमारा है 1000 और ये फिगर ले लिया, ये फिगर ले लिया। तो जितने एसेट थे वो डेबिट साइड में हो सकते हैं, तो सारे कटते चलिए। क्रेडिट में है, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये ले चुके हैं, ये भी नहीं आएगा, हो चुका, सारे हो चुके। क्लोजिंग स्टॉक जैसे कि बाहर दिया गया है ट्रायल बैलेंस के, तो क्लोजिंग स्टॉक को कम से कम 2 बार लिखना था। एक बार हम लिख चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और दोबारा इसको लिखना है किस में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब तय करना है कि वेदर क्लोजिंग स्टॉक इज एन आइटम और फिक्स एसेट और करंट एसेट। क्या स्टॉक को हमें बेचकर जल्दीबाजी नहीं है कैश में कन्वर्ट कर ले, कितना जल्दी हमारा क्लोजिंग स्टॉक बिक जाएगा ताकि कैश में आ जाए। इसलिए हमारा आदमी चाहता है कि भाई जल्दी स्टॉक को बेचिए, कैश में प्राप्त कीजिए। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक क्या है, करंट एसेट है। तो करंट एसेट में हम उसको रख लेते हैं। तो थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे करंट एसेट में, थोड़ा फिगर ऊपर नीचे हो जाएगा। इसको हम ऐसा करते, इसको मिटा कर थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 1000 ये माइनस, इसको नीचे कर लेते हैं 1000, और यहाँ पर हम लिखते हैं स्टॉक। और स्टॉक हमारा कितना फिगर, ये भी संजोग से 1000 ही है। तो इसको भी हमने ले लिया, खत्म कर, दोबारा हो गया। तो इस प्रकार हमारे एसेट साइड के सारे आइटम्स ऑफ एसेट क्लासिफाइड कर दिए गए हैं। कितने ग्रुप में बांटे गए हैं, फिक्स एसेट ग्रुप में बांट दिया, करंट एसेट में बांट दिया, इन्वेस्टमेंट में बांट दिया। तो इस प्रकार जो आइटम का नेचर जिस हेडिंग से मैच करता था उसके नीचे हमने लिख दिया। और ये बड़ा ज़रूरी है, 2 आइटम को आप ध्यान रखिए कि जब भी आप इस ऑर्डर में बनाओगे बैलेंस शीट, ऊपर फिक्स एसेट होगा तो ध्यान रखना है कि गुडविल सबसे पहले लिखा जाएगा, और बाकी जो फिक्स आएंगे तो उसको बीच में एडजस्ट कर देना, कोई बात नहीं। और सिमिलरली जब करंट एसेट का ग्रुप बनाओगे आप, तो ध्यान रखना है कि कैश इन हैंड सबसे लास्ट में लिखना है, और जस्ट उससे पहले कैश इन हैंड से ठीक पहले कैश एट बैंक लिखना है, और उसके पहले जो भी लिखना है सब लिखते रहिए, करंट अकाउंट के लिस्ट में सब आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने इस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो जब हम लोग लायबिलिटी साइड का काम करेंगे तो ध्यान रखना है कि ये फिगर हमारे ट्रायल बैलेंस के किस साइड में होने चाहिए। ऑल आइटम्स ऑफ लायबिलिटी साइड विल बी रिकॉर्डेड और शोन इन द सीआर साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो उसमें ध्यान रखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल। कैपिटल शायद होना चाहिए, सीआर साइड में होगा, कहीं ना कहीं होगा। यहाँ लिखा है कैपिटल 4000। तो टॉप में हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कैपिटल लिखा जाए। 4000 कैपिटल, ये फिगर हमने ले लिया। अब देखते हैं कि इस कैपिटल में नेट प्रॉफिट को जोड़ना है, और वो आता है कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो शायद हमने ये कर लिया है। 6800 का ये नेट प्रॉफिट है, एंड फर्स्टली इट विल बी एडेड टू कैपिटल। तो यहाँ हम ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट 6800, और इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा 10800। और जो भी ड्राइंग है, जो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, जो ट्रायल बैलेंस में दिखाई पड़ रहा, उस सारे ड्राइंग को जिस नाम से पुकारा जाए, ड्राइंग हो सकता है, इनकम हो सकता है, सेल्फ लाइफ हो सकता है, अपने फैमिली मेम्बर के लाइफ पर इंश्योरेंस हो सकता है, जो कि डोमेस्टिक एक्सपेंस हो सकता है। जो भी उसका पर्सनल या डोमेस्टिक एक्सपेंसेस या आइटम है, उन सबको हम लोग माइनस करते हैं बैलेंस शीट में। तो आइए माइनस करते हैं क्या। एक तो है इनकम टैक्स, हम नोट कर देते हैं आई टैक्स। तो आई टैक्स हमारा कितना है, 400 है। इसको माइनस करने के बाद ये बच गया 10400। इसको हमने यहाँ पर कट कर दिया, ये भी कट गया। एक और है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे माइनस कर देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIP कर देते हैं। और ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 600 का, यहाँ हमने माइनस कर दिया 600। और ये बस।
अब इसमें से माइनस करने वाले सारे आइटम खत्म हो चुके हैं। तो जब हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा नेट फिगर बाहर, तो बाहर बच जाएगा ये 9800 बच जाएगा। चेक कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हम लोग चेक कर सकते हैं। $9,800 नेट कैपिटल बैलेंस शीट में शो कर रहा। तो ये कैपिटल काम हो चुका, जो भी उसमें एडजस्टमेंट करना था वो भी हमने कर लिया। अब देखते हैं और कौन सा आइटम रह गया। अब हम लोग क्लासिफाइड एक तो हो ही गया है, क्लासिफाई करना है कि जो हमारे लिएबिलिटी हैं वो कौन से करंट लिएबिलिटीज़ हैं, कौन सा हमारे लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज़ हैं। अब ये देखना है, तो देख लेते हैं कोई लॉन्ग टर्म तो नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म यहाँ पर नोट कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी तो शॉर्ट में देते हैं, ऐसे लिएबिलिटी जिसको विद इन अ ईयर पे नहीं करना है, सच लिएबिलिटी और एनी ड्यूज डज नॉट बिकम पेएबल विद इन अ ईयर। तो एक साल के अंदर जो पेएबल नहीं होना है वो लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी है। तो शायद इसमें नहीं है, चेक कर लेते तो फंड ही आएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बाकी सब हो गया, और है ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यहाँ है लॉन्ग टर्म लोन्स, एक फिगर तो मिल गया, एक मिल गया लॉन्ग टर्म्स लोन, ये लंबे समय के बाद हमें चुकाना है, इसलिए लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी है। तो इसमें नोट कर दें हेडिंग में लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी, तो इसमें कर देते हैं लॉन्ग टर्म। ये फिगर हमारा है लॉन्ग टर्म लोन्स, फिगर है 2000 का, और ये फिगर हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब कौन सा बचा, अब देखते हैं कौन सा फंड वगैरह है। अगर फंड एक शायद यहाँ पर था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अच्छा, एक चीज़ और समझ आदमी है कि जब हम लोग सजाते हैं तो जितने प्रॉफिट का पार्ट है वो भी ऑनर का है, ऑनर्स इक्विटी है, मालिक का है, यानी उसको कैपिटल के आसपास होना चाहिए। जो भी रिजर्व है दैट इज आल्सो ऑनर्स इक्विटी। तो सब जितने ऑनर्स इक्विटी या ऑनर्स के आइटम है वो सब उसका कैपिटल के आसपास होना चाहिए, एक सजावट बनाना चाहिए। तो क्यों ना इस फंड को हम वहाँ डाल दें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वहाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिलहाल हम बाहर डाल लेते हैं, तो यहाँ पे डाल लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तो जगह कम है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये फिगर हमारा है कितना है, 1000 का फिगर है, और यहाँ से हम इसको भी कट कर देते हैं, ये भी ले लिया हमने। बस ये 3 आइटम बचे हुए और सब के सब सीधा साइड में आएंगे साइड में। अब हम लेते हैं हेडिंग करंट लिएबिलिटीज, एक बना देते हैं करंट लिएबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी। तो करंट लिएबिलिटीज ज़्यादा यही सूट करेगा, लिख लेते हैं करंट लिएबिलिटीज। तो करंट लिएबिलिटीज हम यहाँ नोट कर देते हैं। ये हमने एक हेडिंग बना लिया करंट लिएबिलिटीज का। अब जितने ऐसा आपको लगता है ट्रायल बैलेंस पढ़कर आइटम को देखिए जो बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में आने वाला है, क्या उससे एक साल के अंदर चुकाना जरूरी है? क्या एक साल के अंदर वो ड्यू हो रहा है, वापस करना है? अगर एक साल के अंदर वापस करना है इसका मतलब है कि वो करंट लिएबिलिटी है। तो ये है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हमने माल खरीदा है उधार, ये वो दायित्व है, वो लिएबिलिटी जो हमने उधार माल खरीदा है तो वापस तो करना है। तो क्या लगता है कि जितने हम उधार खरीदें एक साल के बाद वो पैसा हमसे मांगेगा? नहीं, वो तो जितना जल्दी चाहे हमसे कहता है कि पे करिए भाई, 3 महीना टाइम है, 2 महीना टाइम है, इससे ज़्यादा मिलता नहीं है। इसलिए हमारे ये विद इन 1 ईयर पे करना, हैंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट लिएबिलिटी। तो लिख देते हैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स। और ये फिगर हमारा है 1000 का, और ये यहाँ से हमने कट कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट, अक्सर जो बैंक के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है ओडी के लिए, ओवरड्राफ्ट के लिए,
तो उसमें लिमिट है और टाइम मेजरमेंट में होता है कि हमें कब वापस कर देना है। हम जब अपने डिपॉजिटेड अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं तो जितना एक्सेस विड्रॉ करते हैं दैट इज़ नॉन एज बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ काइंड ऑफ लोन गिवन बाय द बैंकर। अब बैंकर हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ है कि ये जो आपका ओडी बनेगा 1 साल बाद वापस तो करना नहीं है, तो बड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है वो, तो बहुत कम समय में आपको वापस करना होता है, इसलिए वो क्या है, ये भी दैट इज़ द पार्ट ऑफ करंट लिएबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पर उसको भी लिख सकते हैं इस हेडिंग में, बैंक ओडी, ये बैंक ओडी आ गया 2000 और फिगर को हमने यहाँ से कट कर दिया। एक बचा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ये वो एक्सपेंसेज जो हमारे जो ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ है, जो डे टू डे खर्चे हम लोग करते हैं, उसमें कोई खर्चा ऐसा है जिसका हमने पेमेंट ना कर सका, मंथली बेसिस पर होगा चाहे जैसे भी होगा, तो ये जो आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं इनको हमें 1 साल के अंदर ही पे करना पड़ता है, इसलिए ये भी क्या है, करंट लिएबिलिटीज का एक पार्ट है। इस हेडिंग में डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और शॉर्ट में लिखेंगे इस चीज़ को, समझ में आ जानी चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमारे उंगली पर देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शॉर्ट में लिखा है, इसे बोल जाते हैं। तो ये फिगर हमारा है 1800 और इस प्रकार हमने ये भी फिगर ले लिया और चेक कर लेते हैं क्या कोई फिगर छूट तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया लेने से। तो देख रहे हैं कि पूरे एक एक आइटम कट चुका है, यानी सब कुछ हमने ले लिया है, सारे फिगर हमने ले लिया है। ओके, सब अपनी जगह पर है। अब ऐसे हालत में बैलेंस शीट के दोनों साइड का हम लोग टोटलिंग करेंगे और बैलेंस शीट आप गौर से देखिए, बैलेंस शीट के 2 हिस्से हैं, एसेट्स लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, और हमने एसेट्स के आइटम को कैटेगराइज कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया उनके परफॉर्मेंस बेसिस पर, और कर दिया हमने पहले रखा है फिक्स एसेट, जो फिक्स एसेट नेचर के हैं उनको हमने इसके हेडिंग में डाल दिया। एक रखा हमने इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म हो सकता है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हो सकता है, अगर वह है उसके नीचे हमने डाल दिया इन्वेस्टमेंट, 2 हैं इसमें। उसके बाद रखा है करंट एसेट्स, तो करंट एसेट का पता ही है जिसको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप आइटम को पढ़कर समझेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या इसको कैश में कन्वर्ट करना कंपलसरी है विद इन ईयर, तो आप उस हेडिंग के नीचे लेकर ला सकते हैं, उसको लिखते चले जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे बैलेंस शीट कंप्लीट है दोनों साइड के, और ये जरूरी है कि बैलेंस शीट के एसेट का टोटल जितना आए उतना ही टोटल इसके लायबिलिटी साइड का आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो या तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया है जोड़ने में या घटाने में, या ट्रायल में कोई एरर हो सकता है। तो जैसा भी होगा, अगर ट्रायल में कोई एरर नहीं है, हमारे ये काम करने में कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो इसका मतलब है कि बैलेंस शीट का टोटल दोनों अवश्य मिलेगा। तो देखते हैं टोटलिंग करके क्या होता है। अगर हम टोटलिंग करना चाहें तो ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है हमको, जोड़ सकते हैं हम लोग, ये 2000, ये 6, 2, 8, 2, 10, 11, ये 14, 14, 2, 16, 1, 17, 17,600 से इस साइड आता है, 17,600 इसका एसेट साइड का टोटल है। आप देखते हैं जरा इधर कितना आ रहा, इधर आप जोड़ेंगे तो 8, 8, 16 ऐसे आ जाएगा हमारा, 1, 10, 2, 12, 1, 13, 1, 14, तो 16, 1, 17, और ये भी हमारा यहाँ पर मिला हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट इज इक्वल टू ईच अदर, बन गया बैलेंस शीट, यानी कहीं हमारे टेक्निकल फॉल्ट की मिस्टेक इसमें नहीं है। और ये हमारे बैलेंस शीट बन गई, यानी कि लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आफ्टर ग्रुपिंग और क्लासिफाइड और कैटेगराइज इनटू फिक्स एसेट, करंट एसेट एंड सो ऑन। तो इस प्रकार अगर हम लोग को बनाना पड़े बैलेंस शीट तो हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एसेट के, लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है, कोई लीगल कोई कंपल्सन नहीं है कि हम इसे कैटेगराइज करें। हाँ, थोड़ी बहुत लोग इशारा करते हैं कि आप ऐसा चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि देर सवेर हमें आगे चलकर कॉर्पोरेट के केस में ऐसा करना होता है। तो ठीक है, फिर तो उम्मीद है
क्या आप इस पर कमेंट करेंगे? वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक आप देखोगे, कोई बात नहीं है। और अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करना, जो भी कहोगे फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम में सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।